बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्रिस्पी लेक्चर के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ा था। यानी हमने ये पढ़ा था कि फोर्स होती है इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा था। जिसको फर्दर हमने पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें। स्टूडेंट्स, ये यहां डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको आगे जाकर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी हमने फोर्स का फार्मूला जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ टाइम था, सो उसको हमने लिखा F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, जब यहां शिफ्ट करेंगे यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं इंपल्स, और इंपल्स को जे से जाहिर किया जाता है। कैसे जाहिर किया जाता है? जे। स्टूडेंट, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इंपल्स चेंज इन मोमेंटम ही है, ये वाला, क्योंकि इंपल्स इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इंपल्स जिसको जे से जाहिर करते हैं वो फोर्स और चेंज इन टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो कि मोमेंटम ही है, चेंज इन मोमेंटम ही है। स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली मोमेंटम ही है, जिसकी यूनिट न्यूटन सेकंड है। तो स्टूडेंट, इंपल्स की यूनिट भी न्यूटन सेकंड होगी, जिसको हम kg मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। स्टूडेंट, इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह हमारे पास मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी, क्योंकि एक्चुअली इंपल्स चेंज इन मोमेंटम ही है, तो इसलिए अगर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्टूडेंट्स, इंपल्स का हमारी लाइफ में एक बहुत ही गहरा किरदार है। समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट कि आप जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनिशियल फोर्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, और वो कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बैट्समैन है, अगर वो क्रिकेट में किसी बॉलर को फेस कर रहा है, तो वो जब बॉलर को वो फेस करेगा और उसको छक्का लगाने की कोशिश करेगा, सो क्या करेगा, वो चाहेगा कि बॉल का कांटेक्ट बैट के मिडल के साथ हो और वो हल्की सी फोर्स लगाएगा। शुरू में तो ये फोर्स बहुत ही मिली बल्कि नैनो सेकंड्स में होती है, लेकिन बहुत ही स्मॉल होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉल डिफॉर्म हो चुकी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फोर्स हाई होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी आप ये चार्ट से आप समझने की कोशिश करें। आप क्या करेंगे, देखें, इनिशियली फोर्स उसकी स्मॉल थी, फिर एकदम हाई हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा फोर्स जो है वो जीरो पे जाके खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास चूंकि एक वेरिएबल फोर्सेस लग रही हैं, तो फिर हम फाइंड करते हैं एवरेज फोर्स। हम टोटल फोर्स फाइंड करते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज कितनी बन रही है, और उस एवरेज से हम क्या करते हैं, वो अपने कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। और ये टाइम आपका बहुत स्मॉल होता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो ये टाइम भी आप उसमें लगाते हैं। तो इंपल्स के हवाले से हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखें, इंपल्स जो कि एफ डेल्टा टी के प्रोडक्ट के इक्वल था, और ये फाइनल मोमेंटम में से अगर इनिशियल मोमेंटम करूं इसके इक्वल था। अगर मैं डेल्टा टी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके दोबारा डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास फोर्स डेल्टा टी यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर मोमेंटम का चेंज कांस्टेंट मान लो तो फोर्स और टाइम हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी थोड़े टाइम में जो लगने वाली फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी। इसकी एग्जांपल मैं यूं समझाता हूं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि एक ब्रिक है, आप इस ब्रिक को जब भी आप अपने फीट के साथ, आई एम वेरी मच पैथेटिक इन ड्राइंग डायग्राम, तो आप लगाते हैं, अगर हिट करते हैं किसी ब्रिक को, ब्रिक हार्ड होती है और आपको इसका पेन फील होता है अच्छा खासा। आपने इसको आगे हिट किया और ब्रेक को लगी और आपका पेन अच्छा खासा फील होना शुरू हो गया। लेकिन यही अगर फुटबॉल होता हमारे पास
और आप इसको इसी तरीके से फुटबॉल के साथ आप जब हिट करने की कोशिश करते अपने पाँव को, तो आपको इतनी ज्यादा पेन कभी भी फील नहीं होनी थी। रीजन क्या थी? जब आप ब्रिक को हिट करते हैं, ब्रिक एक रिजिड बॉडी है। ब्रिक क्या करती है? आपको एक्शन का रिएक्शन फौरन इन फ्यू सेकंड्स, हो सकता है ये 0 पॉइंट, ये मैंने अपने पास से लगाया 0.01 सेकंड में आपको रिप्लाई मिल जाता है, रिएक्शन मिल जाता है, क्योंकि इसने डिफॉर्म नहीं होना होता। लेकिन फुटबॉल में क्या होता है कि जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं, फुटबॉल एक सॉफ्ट बॉडी है, पहले तो ये बहुत सारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन 1 मिनट के लिए एनर्जी को अगर ये एब्जॉर्ब ना भी करे, तो जैसे ही बॉल को हिट करते हैं, ये सॉफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा ये अंदर दब जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। और ये डिफॉर्म होकर जब वापस रिस्टोर होता है, तो रिस्टोर होने में इसका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हम ये करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये उससे 10 गुना ज्यादा टाइम लगाता है। 0.1 सेकंड में ये रिस्टोर होकर आपको फोर्स वापस दे देता है। यहां आपका टाइम बहुत कम था, यहां आपका टाइम बहुत ज्यादा था। तो जहां टाइम कम होगा वहां ज्यादा फोर्स लगेगी, तो यहाँ की जो रिएक्शन फोर्स आपको लगी ये अच्छी खासी लगी और आप हर्ट हुए। यहाँ की चूंकि 10 टाइम्स कम रिएक्शन लगा है, कम टाइम लगा है, ज्यादा टाइम लगा है, इनफैक्ट 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगा है, तो 10 टाइम्स इसका रिएक्शन कम हो जाएगा, तो आपको 10 गुना फोर्स जो है ना वो कम फील होगी। इसीलिए आप ब्रिक को हिट करने में हर्ट होते हैं, लेकिन फुटबॉल को हिट करने में कभी भी हर्ट नहीं होते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले तो एक बात याद रखें, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, रिमेन सेम, रिमेन सेम, सेम रहना, एक ही जैसा रहना, यानी मोमेंटम तब्दील ना होना, इसे कहते हैं कंजर्व। डियर स्टूडेंट्स, जनरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंपल्स भी पढ़ाया था, और मैंने आपको वो कहा, दोबारा रिकॉल करें जरा, वो क्या था? फोर्स जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, अभी ये मैंने पढ़ाया था, और इसकी डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट क्रिएट्स मोमेंटम इन द बॉडी, इट चेंजेस द मोमेंटम इन अ बॉडी, ठीक है, विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं पहले आपको बताता हूं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? आइसोलेटेड सिस्टम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स या नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, यानी फोर्स हमारे पास जीरो होती है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब दुनिया में देखें, अगर बहुत सारे सिस्टम आइसोलेटेड हैं, जैसे बड़ी बड़ी हेविनली बॉडीज अपने अपने ऑर्बिट्स में, बल्कि अपने अपने सिस्टम में चल रही हैं, आपका ये बोर्ड अपनी जगह पर मौजूद है, दिस इज आइसोलेटेड बिकॉज इट हैज नो मोशन, कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है, टोटल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होने की वजह से हमारे आइसोलेटेड सिस्टम बहुत सारे। स्टूडेंट, फोर्स क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स चूंकि जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम आ गया हमारे पास। स्टूडेंट, डेल्टा टी यहां क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस यहां के प्लस हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं करती तो आपका मोमेंटम हर वक्त कांस्टेंट रहता है, एक ही जैसा रहता है। तो स्टूडेंट, अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हुआ जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो स्टूडेंट उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी हम उनका नाम एक ही पी रख सकते हैं, ये होगा। सो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम दैट
नेट मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट जो मोमेंटम है वो हर वक्त क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन याद रखें जैसे ही फोर्स एक्ट होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से मोमेंटम भी हमारा चेंज हो जाएगा। और आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी थोड़ी अपनी लाइफ की एप्लीकेशन पे चलते हैं। मुझे क्या आपकी बुक को भी हमेशा एक बात याद आ जाती है, गन। आपने अक्सर का गन देखी हुई है, कभी आपने फील किया कि गन को जब हम फायर करते हैं तो गन जिस स्पीड से बुलेट को निकालती है वेलोसिटी से, उसका एक मोमेंटम होता है, तो उसी मोमेंटम से, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, उसी मोमेंटम से गन आपकी रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ चलती है। ऐसा क्यों होता है? गन जो पीछे गई उसकी रिकॉइल होने की रीजन क्या थी? मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड एक जैसी होती तो बुलेट वहां की, गन यहां से निकल जाती पीछे उसी स्पीड से। मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं। आइए इसको समझने में थोड़ा सा आपकी मदद करता हूं। स्टूडेंट आपकी गन है, फर्ज करो ये एक गन है, चलें गन छोड़े जी, मेरे वैसे भी एक गन है, और उस गन का जो मैस है वो m है। मैस ऑफ गन हम कर लेते हैं, मैस ऑफ गन वो m कैपिटल कर लेते हैं, चलें जी कैपिटल M। जो स्पीड ऑफ गन है, वेलोसिटी ऑफ गन, वो हमारे पास, गन को हमने कैपिटल V से जाहिर कर लिया। मैस ऑफ बुलेट आपकी स्मॉल m से जाहिर कर लेता हूं, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हम स्मॉल v से जाहिर करते हैं, बल्कि इसका v मोड़ लेते हैं, इसको v को हम स्ट्रेट रखते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो। ये स्टूडेंट है। अभी स्टूडेंट गन जो है ना वो फायर नहीं हुई थी, अभी रेस्ट पर, यानी बिफोर फायरिंग आपकी v यानी गन भी जीरो वेलोसिटी पर थी, और v यानी कि ये बुलेट था, बुलेट भी जीरो वेलोसिटी पर थी। अगर हम इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम कर लें, यानी बिफोर फायरिंग का, तो वो होता है हमारे पास गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम, इन दोनों के मोमेंटम का सम करना पड़ेगा। बुलेट के लिए मैंने b, गन के लिए मैंने g लगा दिया। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, ये मैंने mv लगा दिया, और ये स्मॉल mv मैंने कर लिया, ये वाला। स्टूडेंट देखें ये v हमारे पास, ऑब्वियसली जब आपने फायर नहीं किया तो उसकी बिफोर फायरिंग दोनों की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। सो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तो आपका टोटल आ गया इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया। यानी फायर होने से पहले मोमेंटम का जो सम था दोनों का, किसका, बुलेट का भी और गन का भी, उनका जो सम था वो जीरो था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत कि आपका यही मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यूं करते हैं कि चले थोड़े मैसेज रख लेते हैं आफ्टर फायरिंग, यानी आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद क्या होगा, हम मैस ऑफ गन रख लेते हैं, चलो 2 kg की गन रख लेते हैं, और मैस ऑफ बुलेट जो है वो 0.02 kg की रख लेते हैं। स्मॉल सी बुलेट होती है तो उसका मैस भी कम होगा। हमने जो बुलेट थी, किस बुलेट की जो स्पीड थी, बुलेट की स्पीड का कर्व भी है, बुलेट की जो स्पीड है वो हम रख लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड। चलें 100 मीटर पर सेकंड रख लेते हैं बुलेट की स्पीड, और हमने देखा कि गन रिकॉइल की, पीछे की तरफ गई। जब गन पीछे की तरफ गई तो आखिर उसकी भी तो स्पीड होगी, वो हम छोटी कर लेते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा तो नहीं होती, मैसिव बुलेट की तरह नहीं होती, वो हम -1 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन बुलेट के मुकाबले में बैक साइड पे होगी, तो हमने, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब हम सम ऑफ मोमेंटम कर लेते हैं, फाइनल मोमेंटम जो बाद वाला है, यानी गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम सम कर लेते हैं। ये m है हमारे पास 2, और ये है उसका स्पीड है हमारे पास जो गन की, वो हमारे पास है -1। इसका मैस है हमारे पास स्टूडेंट 0.02, और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 100।
तो स्टूडेंट ये -2 है, ये +2 है, तो ये दोनों ने आपस में कैंसिल कर लिया। हमारा आफ्टर फायरिंग जो फाइनल मोमेंटम बना, दोनों का सम वो भी 0 बना। आपने देखा पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं, यानी जो मोमेंटम पहले होगा जो बाद में होगा, दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ये चीज हमें इलस्ट्रेट कराती है स्टूडेंट के मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम यानी मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये आपस में इक्वल होते हैं। बिफोर वाला में 0 था और आफ्टर वाला जो mv प्लस स्मॉल mv है, इसको भी 0 होना था। आपने देखा मैंने 0 किया, ये तो मैंने अपने पास से कुछ वैल्यूज लगा दी, ये 0 आ गया। आप भी जो वैल्यू लगाएंगे एग्जैक्ट अगर वही लगाई तो ये 0 ही आएगा। स्टूडेंट जरा सोचे, यानी हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, mv 0 इस साइड पे कर लेते हैं। आप देखें ये mv जो है, ये mv जो है ये यहां प्लस हो रहा है, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। m मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, यहां जाके m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी आप चूंकि आपको बुलेट की स्पीड का तो पता होता है कि किस स्पीड से जा रही है, आपको गन के मैथ्स का भी पता नहीं पता तो आप किसी फिजिकल बैलेंस में किसी भी बैलेंस में डाल के चेक कर लें। बुलेट का भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज पता नहीं हो सकती, वो गन पता नहीं हो सकती। ठीक है, आप देखें गन की अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका फार्मूला होगा -mv/m। ये माइनस नेगेटिव साइन आपको शो करता है कि गन रिकॉइल करती है, यानी वो एग्जैक्टली पिछली डायरेक्शन में जाती है जो डायरेक्शन बुलेट की है उसके मुकाबले में। सो याद रखें, कभी भी गन को ये ना हो अपनी आंख के सामने रख लें, वरना you're gonna face the consequences very soon। वो आपने रिकॉइल किया, आपकी ये आंख तो गई। सो हमेशा उसको इसीलिए कंधे पे रखा जाता है। आप पुरानी मंजनीकों को देख लें, पुराने आप टैंकर्स को देख लें, वो क्या करते हैं, जैसे ही आप वो फायर करते हैं खुद पीछे होते हैं और मिसाइल या व्हाटएवर कोई बॉम्ब है वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है। उसके पीछे होने की रीजन रिकॉइल होना है। रिकॉइल क्यों हो रहा है, वो मोमेंटम को कंजर्व रखना है। इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, कि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर वो पहले वाला 0 है तो बाद वाला भी 0 ही होना चाहिए। ये स्टूडेंट कभी आप सोचे, ये सोचिए क्लास में कि बड़े बड़े रॉकेट्स जो हवा में फायर किए जाते हैं और ये रॉकेट स्पेस में जाते हैं और ये आराम से जा रहे होते हैं, इनको किसी किस्म का इशू नहीं होता। हालांकि आमतौर पे हमने ये सुना हुआ है कि गैसेस निकलती हैं, गैसेस हवा को पुश करती हैं और बॉडी ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स क्या हुआ, गैसेस पुश करती हैं, हमारा माइंड ये था कि गैसेस हवा को पुश करती हैं और रॉकेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन स्पेस में तो गैसेस नहीं होती, तो रॉकेट कैसे ऊपर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट इसकी रीजन है दिस वन, कि आपका जो गैसेस का मोमेंटम है उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट ऊपर जाता है, वो उसको, या रॉकेट का जो मोमेंटम है उसको कंजर्व करने के लिए गैसेस जो है वो बैक साइड पे जाती है। सो दोनों एग्जैक्टली उसी तरह अपोजिट होती हैं जिस तरह आपके गन को बिफोर आफ्टर फायरिंग में था कि जैसे ही फायर किया बुलेट आगे की तरफ गई, जबकि गन जो थी वो पीछे की तरफ चलेगी। सो इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से रॉकेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं और गैसेस हमारी पीछे की तरफ जाती हैं। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। यूं हमारा डायनामिक का फर्स्ट पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 3 था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के साथ और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सोचिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। लाजमी सोचें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।